नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका अपना साथी सुमित अवस्थी। आइए शुरुआत करते हैं आज का शो चक्रव्यूह, जिसकी स्पेलिंग है CHAKRAVIEW। रोज की तरह आपकी राय के बेसिस पर ही हमने आज का शो तैयार किया है। आज दोपहर में अपना चक्रव्यूह का मेन्यू आपके सामने रख दिया था। देखते हैं मेन्यू में आज कौन कौन सी 4 बड़ी स्टोरीज हमारे पास है। पहली स्टोरी चक्रव्यूह में सबसे पहले खमेनाई को लेकर है। ईरान में प्रदर्शनकारी को फांसी देने की अब तैयारी चल रही है। खमेनाई पर ये कितना भारी पड़ेगा, इस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे। दूसरी स्टोरी चक्रव्यूह में बीएमसी चुनाव को लेकर होगी, जहां कल वोटिंग होनी है, लेकिन वोट से पहले नोट जनता के खातों में पहुंच गए हैं। क्या है पूरा माजरा, क्यों विवाद गरमाया, ये भी आगे आपको बताएंगे। और तीसरी कहानी जो आज के मेन्यू में रही, वो छापेमारी पर ईडी और ममता बनर्जी की लड़ाई अब कहां पहुंची है, क्योंकि मामला कोर्ट में था। आज कोर्ट में क्या हुआ है, विस्तार से आपको बताएंगे पब्लिक व्यू का नतीजा देखने के बाद। और चौथी कहानी, काशी में विकास के बुलडोजर का विरोध क्यों हो रहा है। जी हां, बुलडोजर चल रहा है काशी में और उसका विरोध हो रहा है जमीन पर। ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। बारी बारी से इस मेन्यू पे क्या नतीजे आए हैं पब्लिक व्यू में। ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो नतीजे आए उनको हमने कंपाइल किया। अब देखते हैं पायदान नंबर 4, यानी सबसे कम स्टोरी जो पसंद की गई है, वो ईरान की खबर है। 20% लोग, हालांकि 20% अच्छी खासी तादाद होती है, वो ईरान में जो सड़क पर फांसी देने का फरमान हुआ है वो खबर को देखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है ईरान में हो रहे घटनाक्रम को लेकर पूरी भारत में। 25% लोग अदालत में ईडी वर्सेस दीदी का जो मामला चल रहा है पश्चिम बंगाल में, उस खबर को देखना चाहते हैं, जिस तरह की छापेमारी हुई और ममता बनर्जी वहां से डॉक्यूमेंट्स लेकर खुद चली गई थी। तीसरी खबर 26%, 1% वोट से आगे है, वो बीएमसी की खबर है कि बीएमसी में वोट से पहले नोट। ये पब्लिक जानना चाहती है कि आखिरकार कल वोटिंग है, आज अकाउंट में पैसे कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या ये लुभाया जा रहा है। लेकिन पहली खबर क्या आई पायदान नंबर 1 पर, वो खबर है काशी में बुलडोजर का विरोध हो रहा है। 29%, यानी पहली 3 खबरें जो हैं वो बहुत करीब करीब है। 29%, 26% और 25% ये नतीजे हैं, और 20% पर ईरान है। लगभग हर खबर को लेकर आप कह सकते हैं कि जो हमारा दर्शक है टाइम्स नाउ नवभारत का, वो इन खबरों को देखना चाहता है। तो आइए दर्शक की मांग के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी की। बनारस में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हो रहे विरोध की बात करूंगा। दालमंडी इलाके से लेकर मणिकर्णिका घाट तक विस्तार, विकास, विरासत, संस्कृति और काशी की पुरातन पहचान को लेकर क्यों हंगामा इन दिनों मचा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बनारस में कैसे एक विरोध का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है, सबसे पहले इसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाता हूं। मौखिकरण की कार्रवाई शुरू होने वाली है। जो दुकानदार है उनसे अनुरोध है कि आप लोग खाली करके वहां से हट जाएं। सड़क चौड़ीकरण के तहत 181 जो दुकान और मकान हैं उनको चिन्हित किया गया है। एक तरफ दालमंडी में कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट पर भी कुछ इसी तरीके का जो विरोध प्रदर्शन है वो हो रहा है। पता चला कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर का मूर्ति तोड़ा जा रहा है जेसीबी लगा करके। हम लोगों ने जब आकर के यहाँ विरोध करने का काम किया, प्रशासन के लोगों ने लाठी डंडा और गाली गलौज दे करके हम लोगों को भगाने का काम किया। मणिकर्णिका घाट पर चल रहे प्रोजेक्ट का लगातार विरोध हो रहा है, चाहे तीर्थ पुरोहित हो या फिर नाविक हो। आप सुंदरीकरण कर रहे हैं वो अच्छी बात है, ठीक, बाकी आप मेरे आस्था को तो मत तोड़िए। आपके पास तो बहुत जगह है। विरासत रहेगी तभी तो कोई चीज देखने आएगा। श्रद्धालु देखने ही आ रहे हैं ना, श्रद्धालु नहाएंगे देखेंगे क्या, जब कुछ रहेगा ही नहीं तो। बनारस में दालमंडी के साथ साथ काशी के सबसे पवित्र मणिकर्णिका घाट पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बुलडोजर एक्शन से लोग गुस्से में भी दिख रहे हैं। दरअसल मणिकर्णिका घाट से सिंधिया घाट तक प्रस्तावित कॉरिडोर के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। काशी में ऐतिहासिक घाटों की सूरत बदलने का काम चल रहा है। मणिकर्णिका घाट पर भी रीडेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। आज की तारीख में अगर कहीं भी रीडेवलपमेंट होता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही बनारस के मणिकर्णिका घाट पर भी हुआ। वहां बरसों से मौजूद एक मणि यानी चबूतरा तोड़ा गया।
जिसके बाद आरोप लग रहे हैं कि इस दौरान महारानी अहिल्याबाई की मूर्ति के साथ और उनसे जुड़ी और भी बहुत सी कलाकृतियों को तोड़ डाला गया। अब इससे लेकर बनारस से लेकर लोकमाता अहिल्याबाई के शहर इंदौर तक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? की कार्रवाई शुरू होने वाली है। क्यों हो रहा है काशी में बुलडोजर का विरोध? क्या विकास के नाम पर बनारस की पहचान मिटाई जा रही है? क्या सच में मणिकर्णिका घाट को तहस नहस किया जा रहा है? मणिकर्णिका घाट पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियों को तोड़ने का आरोप सच क्या है? क्या सचमुच मणिकर्णिका से उसी महारानी के निशान मिटाए जा रहे हैं? तोड़फोड़ के आरोपों के बीच 100% सच की पड़ताल। वो भी नव भारत का कैमरा खुला, मणिकर्णिका घाट पर क्या दिखा? इस मामले में विवाद बढ़ा तो आज प्रशासन की तरफ से सफाई भी सामने आई है। वाराणसी के डीएम का कहना है कि इस दौरान कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है। बनारस के डीएम ने हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह को और क्या बताया, इसे मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मणिकर्णिका घाट पर अभी क्या माहौल है, इसे देख लीजिए। राहुल जी, ये बताइए कि इस पूरे प्रोजेक्ट से यहाँ के स्थानीय लोग थोड़े से नाखुश दिख रहे हैं, कुछ संगठन से भी जुड़े हुए लोग दिख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि क्या विकास के नाम पर मणिकर्णिका घाट की जो विरासत है, जो परंपरा है, जो आस्था है, उसको ठेस पहुंचाई गई है, उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सरकार इसको किस रूप में देख रही है, मणिकर्णिका तीर्थ के रूप में या महाश्मशान के रूप में। क्योंकि एक जो भ्रांति सबसे बड़ी फैली हुई है कि मणिकर्णिका महाश्मशान है। एक्चुअली में जहाँ पे चिताएं जलती है वो स्थान है जलासेन। जो मणिकर्णिका है इसको माना गया है परम पुण्यतम तीर्थ। तो अगर आप तीर्थ की मर्यादा को भंगित करते हैं तो तीर्थयात्री सभी लोग जितने भी हैं सभी प्रभावित होंगे। अगर आप हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है तीर्थ। तो हमें ये समझना होगा कि आप इस प्रोजेक्ट से थ्रू करना क्या चाह रहे हैं, आप किस चीज़ का विकास कर रहे हैं। तीर्थ का विकास करना चाह रहे हैं तो कैसे करना चाह रहे हैं। दरअसल मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास के दौरान मंगलवार को घाट की सीढ़ियां और चबूतरे को तोड़ा गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान मलबे में अहिल्याबाई की एक मूर्ति और कुछ कलाकृतियां भी नजर आ गईं। इसी के बाद अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़े जाने के आरोप के साथ साथ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। खासकर वो लोग जो उस इलाके में रोज आते जाते हैं, वहीं रहते हैं। विरोध कर रहे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मणिकर्णिका घाट पर विकास के नाम पर धरोहर को क्यों तोड़ा जा रहा है। स्थानीय पंडितों का कहना है कि विकास के नाम पर घाट का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। जो राजा महाराजाओं ने जो यहाँ स्थापित किए हैं उस स्थापित को सुंदरीकरण में न लाया है, क्योंकि पुरानी चीजें जब खत्म हो जाएगा तो काशी का नाम खत्म हो जाएगा। काशी के नाम गलियों और मंदिरों और ये जो राजा महाराजा ने बनवाया है, मणि है, अच्छी अच्छी चीजें, अगर उसको तोड़ दिया जाएगा तो इसमें देखने मतलब पर्यटन क्या देखेंगे। और अब आपको इस बड़ी स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि आखिरकार वहां का नजारा अभी कैसा दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से बहुत से लोग जो दर्शक है हमारे, वो बनारस पक्का गए हुए होंगे और उन्होंने इन तमाम घाटों को, दशाश्वमेध घाट हो, 80 हो, मणिकर्णिका हो, इसको देखा होगा। नाव की सवारी की होगी, इस पे पैदल चले होंगे। मणिकर्णिका घाट को महाश्मशान भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ मृत्यु भी एक तरीके से उत्सव की तरह दिखाई देती है, मनाई जाती है। माना तो यह भी जाता है कि यहाँ पर सतयुग से ही चिता की अखंड अग्नि लगातार जल रही है। यहाँ दिन रात 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। आसपास के इलाकों से लेकर दूर दराज के इलाकों तक लोग बाग अपनी अस्थियां लेकर यहाँ आते हैं और यहाँ पर अंतिम संस्कार कराते हैं। मणिकर्णिका घाट पर रोज 150 शवों का दाह संस्कार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को महाश्मशान महाकर्णिका का शिलान्यास किया था। घाट के पुनर्विकास पर 18 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसे कोलकाता की रूपा फाउंडेशन अपने CSR फंड से खर्च कर रही है। इसमें सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत
29,350 वर्ग मीटर इलाके में काम होना है। मणिकर्णिका घाट में शवों के धुएं के लिए चिमनी और बाढ़ से बचाव का काम भी किया जा रहा है। जून 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि लगातार कितने काम इस इलाके में चल रहे हैं, इस इलाके का जीर्णोद्धार करने के लिए, इसका विकास करने के लिए। इसी काम के दौरान मणिकर्णिका घाट पर मौजूद एक मणि यानी चबूतरे को तोड़ा गया। वाराणसी के डीएम का कहना है कि उसी निर्माण कार्य के दौरान महारानी अहिल्याबाई से जुड़ी कुछ कलाकृतियां भी प्रभावित हुई, जिसे काम पूरा होने के बाद फिर से वहीं पर लगा दिया जाएगा। सुनिए इस पूरे विवाद पर, पूरे प्रकरण पर बनारस के डीएम क्या कह रहे हैं। सीढ़ियों में के साथ में वहाँ एक मढ़ी भी थी, तो और ये सीढ़ियों पर और मढ़ी पे जो उनकी दीवारें हैं उसमें कुछ कलाकृतियाँ थी जो भी पुनर्निर्माण कार्य है उसमें प्रभावित हुआ है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ कलाकृतियाँ हैं, जो वहाँ कुछ मूर्तियाँ जो दीवार में लगी हुई थी, उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है। और जो ये पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है इसमें दोबारा से उनको उसी के रूप में जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा। जो मणिकर्णिका घाट पे मुख्य मंदिर है, वो मसाननाथ भगवान का मंदिर हो या तारकेश्वर महादेव का मंदिर हो, इन सभी मंदिरों को यथावत जैसे अभी है उसी रूप में रखा जाएगा और उनका पूरी तरीके से संरक्षित रूप में जो है उनका संरक्षण किया जाएगा। तो सुना आपने वाराणसी के डीएम को सबको भरोसा देते हुए कि निश्चिंत रहें, जैसा मूल रूप था उसी चीजों को वैसा ही वापस स्थापित कर दिया जाएगा। काशी के मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का द्वार माना जाता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मणिकर्णिका घाट को एक नया रूप दे रहे हैं। रिनोवेशन का काम पूरा हो जाने के बाद मणिकर्णिका घाट कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। नए मणिकर्णिका घाट की छत पर वीआईपी लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा रैंप, देखने की जगह, बैठने की व्यवस्था और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का खासा जोर है। मणिकर्णिका घाट पर एक वुड प्लाजा भी बनाया जाएगा, जहां शोक मनाने वाले लोग अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी खरीद सकेंगे। नए मणिकर्णिका घाट को बाढ़ से बचाने के लिए भी इसका डिजाइन ऐसे तैयार किया गया कि बाढ़ का पानी, गंगा का पानी इसको प्रभावित ना करे, जिसके बाद शमशान घाट सैलाब से नहीं डूबेगा। मणिकर्णिका घाट के रीडेवलपमेंट के दौरान घाट के आसपास ही हेरिटेज जगहों का भी रिनोवेशन किया जाना है। इसमें चक्र पुष्करणी कुंड, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, तारकेश्वर मंदिर और दत्तात्रेय पादुका का जीर्णोद्धार शामिल है, जिनका कनेक्शन महारानी अहिल्याबाई से जोड़कर देखा जाता है। मणिकर्णिका घाट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के काफी करीब है। जो लोग बनारस गए उस बात को अच्छे से जानते हों। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। दावा किया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के मूल मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार कराया। वहीं आज की तारीख में मुख्य मंदिर मौजूद है और उसी मंदिर को विस्तार देने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, जिसको वहां पहुंचने वाले सैलानी, टूरिस्ट भक्त बहुत पसंद कर रहे हैं और वहां पर बहुत ज्यादा फुटफॉल भी इन दिनों में बढ़ा है। मणिकर्णिका घाट के साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के करीब मौजूद दाल मंडी में भी बुलडोजर चला है। दाल मंडी में भी बुलडोजर एक्शन हुआ तो हड़कंप मचा। चौड़ीकरण के तहत यहां पर कुल 181 दुकानों को गिराया जाना है, जिससे लेकर वहां दुकानदारों में भी गुस्सा है, आक्रोश है। इसी एक्शन के तहत दाल मंडी में मौजूद 6 छोटी मस्जिदों को भी तोड़ा जाना है, लेकिन प्रशासन की ओर से इन मस्जिदों की शिफ्टिंग का भी इंतजाम किया गया है। बनारस के दाल मंडी में मस्जिदें टूटने वाली हैं, इस पर माहौल गर्म है। वहीं जम्मू कश्मीर में मदरसों और मस्जिदों की प्रोफाइलिंग पर भी सियासत अब गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर में मदरसों और मस्जिदों को लेकर पुलिस ने जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गांव के नंबरदारों को फॉर्म दिए हैं, जिसमें मस्जिदों का फिजिकल स्ट्रक्चर, उसको बनाने में कितनी लागत लगी, मस्जिद को मिलने वाली फंडिंग के स्रोत क्या हैं, महीने का आय व्यय और बैंक अकाउंट डिटेल जैसी जानकारियां मांगी गई हैं। कितने मदरसे हैं, कितनी मस्जिदें हैं, इनको कौन चलाता है, कहां से इनकी फंडिंग होती है, कौन इसमें पढ़ने आता है और कौन पढ़ाता है, ये जानकारी भी मांगी गई है। सरकारी भाषा में इसे सिक्योरिटी ऑडिट कहा जा रहा है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर में विरोध हो रहे हैं। सियासी पार्टियों ने भी अब मोर्चा खोल दिया है।
हमारी शिया मस्जिद हो, सुन्नी मस्जिद हो, बरेलवी हो या कोई दूसरी हो, इजाज़त सारी अंदर असनस। इट इज़ ओपन फॉर ऑल। इट इज़ नॉट लाइक कि दलित यहाँ नहीं आ सकता है, पानी पियो तो बच्चे को उसके पिटाई करो। ब्राह्मण ही सिर्फ जा सकता है, औरतें यहाँ मस्जिद में नहीं, ये इस मंदिर में नहीं जा सकती। मुसलमानों के मंदिर मस्जिदों में ये नहीं होता है। अगर तो प्रोफाइलिंग, अगर आपको प्रोफाइलिंग करनी है तो पहले मंदिरों की प्रोफाइलिंग से शुरू करो। ने अभी देखा जो मौलवी हैं या मदरसे हमारे हैं, ऐसी कोई खुदा न खास्ता हर मदरसा कोई मिलिटेंसी मेकिंग मशीन फैक्ट्री नहीं है। जहां कहीं गलत हो रहा है उसको बुक कर लीजिए, जहां कहीं आपको लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है उसको बुक, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मौलवी हो या नॉन मौलवी हो, कोई और हो। लेकिन आप हर एक को एक सांचे में डालते हैं, आप स्कॉलर को सांचे में डालते हैं। जब आप ये करते हैं तो आप हर एक मुसलमान पर शक करते हैं। राजनीति अपनी जगह है, वहीं जम्मू कश्मीर में कई मदरसों के मुफ्ती मौलानाओं का कहना है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसी जानकारी पहले भी मांगी जाती रही है, सुनिए। उनकी जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं अपना काम, और हम उसमें भरपूर जो उन्होंने, वही मुफ्ती साहब की बात है कि इसमें कोई नई बात नहीं थी हमारे लिए, क्योंकि हम पहले से वो तमाम तर चीज़ें करते हुए आ रहे हैं जो उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी। देखिए, कोई भी इदारा, कोई भी जो है इंस्टीट्यूट जो है वो चलता है, मतलब डेटा के बेस पे चलता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं हवा में इदारा चलता है। हमारे इदारे जो चल रहे हैं इनमें डेटा है, तमाम लोगों का, जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं उनका डेटा भी है, जो हमारे टीचर होते हैं उनका भी डेटा है, और पुलिस के साथ भी शेयर किए जाते हैं। हाँ, जो भी हमारे पास, देखिए अगर गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी हमारे पास आता है हम उसको डेटा देते हैं। मदरसों या मस्जिदों की प्रोफाइलिंग फरीदाबाद से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद शुरू हुई है। कश्मीर कनेक्शन याद होगा आपको याद दिलाऊं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर ने लाल किले के सामने कैसे अपनी कार में फिदायीन हमला किया था। अभी करीब 2 महीने पहले की तो बात है। इस मामले में यह खबर आई थी कि ब्लास्ट से पहले डॉक्टर उमर तुर्कमान गेट के फैज़ इलाही मस्जिद में गया था। इसीलिए प्रशासन अब चौकन्ना हो गया है। वो ये पुख्ता कर लेना चाहता है कि किसी मस्जिद या मदरसे से किसी आतंकी का कोई कनेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद मस्जिदों और मदरसों का डेटाबेस बनाना है, सुरक्षा ऑडिट करना है और संभावित आतंकी गतिविधियों पर नजर रखना है। अतीत में भी और धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल ऐसे जो मिसक्रिएंट्स होते हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं, उसका इस्तेमाल करते आए हैं। हमने पंजाब में देखा था और ऐसी और भी घटनाएं सामने आई थी। अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर, और ये खबर मुंबई की है। मुंबई के बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के लिए कल वोटिंग है। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले एक मुद्दा गर्म हो गया है, और वो है वोट से पहले नोट अकाउंट में पहुंचने का। मकर संक्रांति के मौके पर महाराष्ट्र की करीब 1 करोड़ महिलाओं को पिछले महीने यानी दिसंबर की किस्त जारी कर दी गई है। यह किस्त लाडली बहन योजना के तहत मिलने वाली रकम की है। हालांकि इस महीने की एडवांस किस्त देने पर राज्य चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है, लेकिन पिछले महीने की किस्त के कारण ही सही महिलाओं के खाते में 1500 रुपये आज आने शुरू हो गए। बहुत सी महिलाओं के खाते में तो पहुंच गए। अब सवाल टाइमिंग को लेकर उठ रहा है कि कल वोटिंग है, आज नोट बांटे जा रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि ऐसे में क्या ये लुभाने की कोशिश नहीं है? आखिरकार क्यों महिलाओं के खाते में आज ये नोट ट्रांसफर किए गए? लाडली बहनों को हम सब अपनी बहन मानते हैं। हर महीने 1500 रुपए उनके अकाउंट में आने चाहिए, लेकिन ये महायुति की सरकार उनको लालच देना चाहती है, बहनों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती है। आज 14 जनवरी, आज ही के दिन उनको पैसा देना था। अरे 10 दिन पहले दे सकते थे, 10 दिन बाद दे सकते थे। कल वोटिंग है, मतलब क्या चाहते हो? बहनों को क्यों परेशान कर रहे हो? हमारी लाडली बहनों को एक साथ पैसे दो, ये 1 महीने का, 2 महीने का, क्यों? हर महीना नियम से दो ना, बहनों का शोषण मत करो। लाडली बहन योजना शिंदे सरकार ने शुरू की थी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। विधानसभा चुनाव के बाद फडणवीस सरकार ने भी इस योजना को जारी रखा। महाराष्ट्र में जो विपक्ष में है वो भी इस स्कीम के खिलाफ नहीं है। आखिरकार किसी महिला को पैसा मिल रहा है, उसकी आर्थिक मदद हो रही है, तो कोई विरोध करे तो कैसा करे। लेकिन विपक्ष का ये ऐतराज सिर्फ ये है कि चुनाव से पहले सरकारी पैसों की मदद से सत्ताधारी पार्टी अपने पक्ष में माहौल बना रही है। हालांकि सरकार की दलील इसके बिल्कुल अलग है। सत्ताधारी गठबंधन से जुड़े लोग कहते हैं कि यह पैसा महाराष्ट्र की महिलाओं के हक का है जो उन्हें दिया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। इसका चुनाव से क्या लेना देना।
ऑनगोइंग प्रोसीजर है, क्योंकि हर महीने लाडली बहना के अकाउंट में गवर्नमेंट के माध्यम से पैसे जाते हैं और दोनों डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और वुमेन्स एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, ये प्रोसेस कंटिन्यू करती है। तो इसमें इलेक्शन रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है। महाराष्ट्र में नकद राजनीति का एक सिरा बिहार से सीधे तौर पर जुड़ता है। यहाँ पिछले साल नवंबर में चुनाव हुए थे, आपको याद होगा, विधानसभा के, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। महिलाओं के खाते में इस कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान एक मुश्त 10,000 रुपए भेजे गए। स्कीम का फायदा 1.5 करोड़ महिलाओं को मिला। नाम दिया गया था बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। सरकार का तर्क था कि यह पैसा छोटे छोटे व्यवसाय जैसे सिलाई करना, चूड़ी बनाना, मुर्गी पालन करना, उसके लिए दिया जा रहा है। विपक्ष चीखता रहा, चिल्लाता रहा, टाइमिंग पर सवाल खड़े करता रहा, चुनाव आयोग भी गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। उल्टा जब नतीजे आए तो विपक्ष की बात बिल्कुल नहीं सुनी महिलाओं ने, और राजनीतिक पंडितों ने तो यहां तक कह दिया कि एनडीए की प्रचंड जीत जो बिहार में हुई, उसका बहुत बड़ा जो वजह थी वो ये स्कीम थी जिसमें सीधा 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जा रहा था। ऐसे में अब महाराष्ट्र में लोकल बॉडी का इलेक्शन को लेकर विपक्ष पूछ रहा है, आखिरकार क्या महाराष्ट्र की महिलाओं को वोट के लिए सरकारी पैसे दिए गए? क्या ऐसे सरकारी पैसे बांटकर सत्ता पक्ष यानी महायुति वोट खरीदने का प्रयास नहीं कर रहा है? क्या बिहार की तरह एक बार फिर सरकारी नोट ही सत्ता की चाबी दिलवाएंगे फडणवीस की महायुति को? इस पर महाराष्ट्र की राजनीति को नजदीक से समझने वाले जो जानकार हैं, पत्रकार हैं, वो क्या कहते हैं, सुनते हैं उनको। मुझे लगता है कि लाडली बहना का इम्पैक्ट स्टेट असेंबली में सबसे ज़्यादा हुआ था। वो इम्पैक्ट अभी इतना नहीं होगा, उसका असर नहीं दिखेगा, क्योंकि लाडली बहना का जब शुरू हुई तो तब 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उसका फ़ायदा हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट में आने के बाद में महायुति ने ये जो बेनिफिशियरी जो उनका नंबर सम और अदर रीजन की वजह से कटना शुरू कर दिया। अभी 50% से ज़्यादा नंबर कट गए। जो महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है वो भी अपना मत देने वाली है, और जिनको 3,000 रुपये प्रॉमिस किया था उनको सिर्फ 1,500 रुपये मिल रहा है, वो भी वोट करने वाले। तो सोचेंगे कि क्या प्रॉमिस किया था और क्या हाथ में मिला था। बीएमसी के रण में वोट शक्ति हासिल करने के लिए नोट शक्ति के साथ साथ भक्ति की शक्ति भी दिख रही है। रविवार को शिवाजी पार्क में रैली के बाद एक बार फिर ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आज दिखाई दिए। उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मुंबई के मशहूर और बहुत मान्यता वाले मुंबा देवी मंदिर पहुंचे। खास बात यह रही कि इस दौरान दोनों चचेरे भाइयों का पूरा परिवार भी साथ था। आदित्य ठाकरे भी थे, अमित ठाकरे भी थे। एक साथ पूजा करते हुए पूरा परिवार, ठाकरे परिवार नजर आया। मुंबा देवी मंदिर से आई इन तस्वीरों से जनता के लिए मैसेज एक नहीं 2 हैं। एक संदेश ये कि उद्धव और राज ठाकरे में सिर्फ सियासी गठबंधन नहीं बल्कि फैमिली भी अब एक साथ है। दूसरा, बीजेपी के असली हिंदुत्व के दावे को चुनौती देना, जैसा कि आज सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर सवाल भी उठाया। अगर बाला साहब ठाकरे जी की पुण्याई छोड़ दे तो एक काम उद्धव ठाकरे बताए हिंदुत्व के लिए उन्होंने किया हुआ। किसी हिंदुत्व के आंदोलन में थे, राम जन्मभूमि के आंदोलन में गए, मैं गया था, मैं कार सेवक था, मैं 3 कार सेवाओं में गया हूं। ये कभी गए नहीं, ये घर से बाहर निकले नहीं। जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ ऐसे समय भी ये कभी बाहर नहीं निकले, इन पे एक केस नहीं लगा कभी। इन्होंने अपने पूरे लाइफ में एक आंदोलन नहीं किया। देखिए, हम पैदा ही हिंदुत्ववादी हुए हैं, हमारे रग रग में हिंदुत्व है और हमारा हिंदुत्व संकुचित नहीं है। तो कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, इसको लेकर ठाकरे परिवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज एक और बात क्लियर कर दी, भविष्य में महाविकास अघाड़ी या उद्धव ठाकरे की उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। साफ कहा कि भविष्य में उनके साथ चाय पी सकते हैं लेकिन गठबंधन कतई नहीं करेंगे। उधर मुंबा देवी मंदिर जाने से पहले उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर पहुंचे। दोनों एक साथ मीडिया के सामने आए। ये पहली बार है मेरे ख्याल से जब उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर पहुंचे, जब से दोनों परिवार में बंटवारा हुआ, अलग अलग हुए। राज ठाकरे ने इस वक्त पर स्टेट इलेक्शन कमीशन पर सीधे सीधे सवाल उठा दिए। आरोप लगाया कि राज्य चुनाव आयोग ने रातों रात नियम बदल दिया, जिसका फायदा अब सत्ताधारी पार्टी को, गठबंधन को मिल रहा है। याच्यामध्ये काल त्यांनी एक नवीन नोटिफिकेशन काढलं की आज मतदानाच्या आदल्या दिवशी तुम्ही 5 वाजेपर्यंत मतदारांना भेटू शकता। ही नवीन प्रथा, नवीन पद्धत
कशी काय आली आणि कुठून आली ही काही कल्पना नाही. आणि आजच कशी अचानक आली, जी विधानसभेला का नव्हती, जी लोकसभेला का नव्हती, जी अगोदरच्या कुठच्याही निवडणुकांना का नव्हती, ही आत्ता कशासाठी आली. आणि त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की तुम्ही मतदारांना जाऊन भेटू शकता पण पत्रकं वाटू शकत नाही. मग कदाचित पैसे वाटू शकता असं त्यांना म्हणायचं असेल. ही मुळात मुभा मिळाली का, दिली का आणि हा कायदा बदलला का? महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं के लिए कल वोटिंग होगी, परसों नतीजे आ जाएंगे, लेकिन नतीजों के साथ ही राज्य की सियासत में बड़ा उलटफेर होता दिखाई देता है. खबर अजीत पवार और शरद पवार को लेकर भी है. चाचा भतीजों को लेकर जो बड़ी खबर सियासी गलियारों में इस वक्त तैर रही है उसे आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए. एक ही मंच पर सुप्रिया सुले और अजीत पवार एक घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं. तस्वीर 2 दिन पुरानी है, 10 जनवरी की तस्वीर है. अपने राजनीतिक विरोध के बावजूद पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका के चुनाव जीतने के लिए एनसीपी एक साथ लड़ रही है, जॉइंट मैनिफेस्टो जारी कर रही है. पुणे में एनसीपी के दोनों गुट यानी अजीत और शरद पवार की पार्टी एक साथ मैदान में है. बीजेपी अपने दम पर 167 सीटों की इस महानगर पालिका में अकेले 120 और 125 सीटें जीतने का टारगेट रखकर चल रही है. जबकि महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कई वार्डों में सीटों का तालमेल कर लिया है. यानी पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव का समीकरण बीएमसी के समीकरणों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है. महाराष्ट्र में केवल पूना में ऐसा हुआ है, पूना और पिंपरी चिंचवड़ में, कि जहां पर जो हमने पहले तय किया था कि फ्रेंडली फाइट में एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे, छीटाकशी नहीं करेंगे, लेकिन शायद चुनाव के प्रेशर में अजीत दादा ने पूना और पिंपरी चिंचवड़ में हमारे ऊपर छीटाकशी की, हमारे ऊपर उन्होंने कई बातें कही, लेकिन उसका जवाब हमने विकास से दिया. हमने उसको जवाब नहीं दिया. हमने उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगाया, हमने कोई गलत बात भी नहीं की. हमने विकास से उसका जवाब दिया और आप देखिए विकास ही जीतेगा. सीएम फडणवीस भले ही लोकल बॉडी इलेक्शन में फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीतिक इतिहास को देखते हुए एनसीपी के दोनों गुट के नतीजों के बाद एक पेज पर आने की संभावनाओं को लेकर अलर्ट जरूर वो होंगे. अजीत पवार के राजनीतिक सलाहकार के यहां वोटिंग से 2 दिन पहले क्राइम ब्रांच की रेड ने, छापेमारी ने इस अंदेशे को और पुख्ता कर दिया. देवेंद्र फडणवीस सीएम के साथ साथ महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय भी संभालते हैं. क्राइम ब्रांच सीधे उन्हीं को रिपोर्ट करती है और उसी क्राइम ब्रांच ने अजीत पवार के राजनीतिक सलाहकार नरेश अरोड़ा और उनकी कंपनी डिजाइन बॉक्स पर मंगलवार को छापेमारी की. संदिग्ध जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने पुणे में मौजूद उनके ऑफिस में छापा मारा. डिजाइन बॉक्स एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट कंपनी है जो एनसीपी के लिए काम करती आई है. हालांकि बाद में पुलिस ने बताया कि छापेमारी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है. हालांकि अजीत पवार इस छापेमारी को तूल देना नहीं चाहते. आखिर राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री वो जो बने हुए हैं. अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो कि कोलकाता से आ रही है. पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले दीदी और ईडी की लड़ाई आज कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई. कोलकाता में आईपैक और उसके को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड के मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई ईडी और टीएमसी दोनों की याचिकाओं की. पहले जानते हैं कि अदालत में आज हुआ क्या. टीएमसी की तरफ से मेनका गुरुस्वामी ने दलील रखी कि ईडी हमारी गोपनीय दस्तावेज को लेकर चली गई. इस पर ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आरोप लगाया कि सारे रिकॉर्ड और दस्तावेज तो ममता दीदी उठा के ले गई. टीएमसी का आरोप था कि ईडी वाले उनके सारे डेटा भी लेके चले गए, जबकि ईडी ने कहा कि हमने तो कुछ भी जब्त नहीं किया. टीएमसी ने अपील की कि उनके डेटा को सुरक्षित रखा जाए. इस पर ईडी ने कहा कि जब डेटा जब्त ही नहीं किया तो कैसे सुरक्षित रखें. टीएमसी ने यह संगीन आरोप लगाया कि ईडी ने धमकाकर सबूतों से छेड़छाड़ की. वहीं ईडी का पक्ष था कि टीएमसी की याचिका बिल्कुल झूठी है. घंटे भर चली सुनवाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया, तो वहीं कोर्ट ईडी की याचिका पर भी अब रोक लगा दी है. अब इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच इस पर अपना अहम फैसला अब सुनवाई करेगी. हो सकता है कुछ फैसला भी सुना दे. टीएमसी के वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि वो तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के वकील के रूप में हाईकोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कहा कि ईडी के वकील ने समय देने की मांग की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को तब तक के लिए स्थगित कर दिया. The court has recorded that since the ED has sought for time, sought for adjournment
on the ground of the pendency of the special leave petition, and the councils of the respondents have said that they are willing to hear the matter, they are participate in the proceeding. The matter is adjourned up to the disposal of the SLP by the Supreme. ईरान में अब लोगों का आंदोलन क्रांति में तब्दील हो चुका है। जी हां, रेवोल्यूशन, क्रांति। आर्थिक संकट में फंसे ईरानियों ने खमेनाई को उखाड़ फेंकने का झंडा बुलंद किया हुआ है और तेहरान में विरोध की इस आग में अमेरिका जमकर पेट्रोल डाल रहा है। एक तरफ ट्रंप है तो दूसरी तरफ खमेनाई। ट्रंप के विरोधियों की आवाज को ट्रंप लगातार बुलंद कर रहे हैं तो खमेनाई विरोध की आग बुझाने में लगे हुए हैं। खमेनाई का मैसेज साफ है, अगर किसी ने भी उनके खिलाफ बगावत की तो उसे सरेआम फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब 26 साल के इस शख्स को ध्यान से देखिए। इसका नाम है इरफान सुल्तानी। इरफान को फांसी पर लटकाने की तैयारी इस वक्त खमेनाई की हुकूमत कर रही है। हो सकता है कि आज ही इरफान को फांसी दे भी दी जाए। एक तरफ इरफान को फांसी देने की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ तेहरान में कोहराम भी मचा हुआ है। हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं। खमेनाई के खिलाफ बगावती बिगुल बज रहा है। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं कि सड़कों पर चलने तक की जगह नहीं है। ईरान सरकार ने इंटरनेट पर बैन किया हुआ है, लेकिन अमेरिकी इंटरनेट सर्विस स्टार लिंक के जरिए अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। इरफान पर खमेनाई सरकार के खिलाफ बगावत करने और हिंसा भड़काने का आरोप है। इरफान सुल्तानी को ईरानी कानून के हिसाब से सबसे गंभीर अपराधों में दोषी पाया गया, जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी होती है। सुल्तानी को ट्रायल, वकील या अपील का मौका तक नहीं मिला है। इरफान सुल्तानी के खिलाफ 11 जनवरी को एक अदालती सुनवाई हुई। इसके बाद उसे मुहरबे यानी अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी बताकर मौत की सजा सुना दी गई। परिवार को बताया गया कि इरफान को मौत की सजा सुनाई गई है और 14 जनवरी को इसे अमल में लाया जाएगा। और आज 14 तारीख है, यानी इरफान को फांसी दिए जाने का दिन। दरअसल ईरान में विरोधी की आवाज़ को सजाए मौत से दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। ईरान में खमेनाई विरोधी आग ज्वालामुखी बन चुकी है। ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन का आज 19वां लगातार दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खमेनाई के खात्मे का टॉप गियर लगाया हुआ है। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान में विद्रोह की आग को फांसी से दबाने की कोशिश होगी तो अमेरिका फिर छोड़ेगा नहीं। अमेरिका इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगा। मतलब साफ है कि अगर इरफान सुल्तान को फांसी हुई तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। वैसे भी ट्रंप लगातार ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं, हमले की तैयारी की बात कर रहे हैं और समय पर हमले की धमकी देते देते कई सारे बयान उनके बीते दिनों में आ भी चुके हैं। सुनते हैं। Ideally, you'd like to see it, but what we want to see is we don't want to see people killed, and we want to see a little bit of freedom for these people. These people have been living in hell for a long time. That used to be a hell of a country. I have friends that used to invest in Iran, and they did well with their investments. It was a great place. The people were great. Even the leadership was good. And now it's living in hell. अगर ईरान में इरफान को फांसी दी जाती है तो क्या यह खमेनाई के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? क्या इसी के साथ ईरान में खमेनाई का चैप्टर क्लोज हो जाएगा? जो जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, अगर उनकी माने तो अमेरिका के लिए ज़मीनी ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा होगा, क्योंकि ईरान पहाड़ों से घिरा हुआ है जहां अमेरिकी सैनिकों को भारी नुकसान हो सकता है, जैसे इराक और अफगानिस्तान में हुआ था। इसीलिए टीम ट्रंप हवाई या साइबर हमलों पर ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर युद्ध हुआ तो इजराइल और अमेरिका दोनों एक साथ ईरान के खिलाफ ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप का दिमाग उस विरोध प्रदर्शन को हवा देने में ज़्यादा लगा है जिससे खमेनाई का हलक सूखा हुआ है। अगर विरोध की इस आग से खमेनाई का सत्ता खाक हो गई तो सांप मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, यानी बिना सैन्य ऑपरेशन के अमेरिका का काम हो जाएगा। और ट्रंप को इसके अलावा क्या चाहिए? इसीलिए ट्रंप प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, उनको उत्साह करते हुए, उनको उकसाते हुए भी उनके बयान सामने आ रहे हैं। ट्रंप ने ईरान में लोगों को सरकारी इमारतों पर कब्जा करने की सलाह दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है, ईरान के देशभक्त प्रदर्शन करते रहें और अपनी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लें। मदद रास्ते में है। जो लोग प्रदर्शनकारियों की हत्या कर रहे हैं उनके नाम नोट कर लो, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
अमेरिका और ईरान के बीच इस तनाव ने दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने एक एडवाइजरी जारी करके ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द हिंसा प्रभावित इलाकों को छोड़ने को कहा है। आज पूरी दुनिया ये सोच रही है कि क्या ईरान पर अमेरिका हमला करेगा या फिर नहीं करेगा। हाँ और ना के सवाल पर एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, सुनिए जरा ईरान मामलों के जानकार और खासकर मिडिल ईस्ट एशिया के सबसे बड़े जो हिंदुस्तानी वॉइस है, जाने माने पत्रकार सईद नकवी साहब को, वो क्या कहते हैं। बड़ा हमला वो ना करेंगे, ये इजराइल से अगर करवा दें हमला तो वो दूसरी बात है। और मेरा जो कैलकुलेशन है, जो कि गलत हो सकता है, ये दोनों हमले होंगे नहीं, ये बिल्डअप किया जा रहा है ताकि जो स्ट्रीट पे एजिटेशन हो रहे हैं उनको थोड़ी सी हिम्मत उनकी और बढ़ती रहे और वो डेमोन्स्ट्रेशन बढ़ते रहे। मेरा अंदाजा ये है। सईद नकवी के साथ मेरी ये खास बातचीत आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म टाइम्स नाउ नवभारत पर देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चीन के बाद ईरान दुनिया में सबसे अधिक लोगों को फांसी देने वाला देश है। यह आंकड़े आपको ध्यान से देखने चाहिए। नॉर्वे में ईरान मानवाधिकार ग्रुप के मुताबिक पिछले साल ईरान ने कम से कम 1500 लोगों को फांसी दी। दरअसल ईरान इस्लामी शरिया कानून से चलता है। यहाँ सरकार के खिलाफ बगावत का मतलब है फांसी। वैसे तो ईरान में सार्वजनिक फांसी आम है। सामूहिक बलात्कार, बच्चों की हत्या, डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे जघन्य अपराधों में दोषी पाए जाने पर फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इस बार ईरान पर अमेरिका की टेढ़ी नजर है। तेहरान का लाइव टेलीकास्ट ट्रंप खुद देख रहे हैं। ईरान में बदलाव की इस क्रांति में 12,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या का दावा किया जा रहा है। ईरान से जुड़े मामलों को कवर करने वाली ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया कि ये हत्याएं पिछले 17 दिनों में हुई हैं और इसे ईरान के आधुनिक इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हत्याकांड बताया गया है। लेकिन रॉयटर्स ने ईरानी अधिकारियों के हवाले से मरने वालों की तादाद 2000 के आसपास बताई है। दावा किया गया कि ज्यादातर हत्याएं रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और बसीज फोर्स ने गोली मारकर की हैं और यह सब खमेनाई के आदेश पर हुआ। इन्हीं आंकड़ों से अमेरिका ईरान की मौजूदा सरकार को दुनिया में अलग थलग अब करना चाहता है। इसीलिए ईरान पर ट्रंप शिकंजा दिनों दिन कसते जा रहे हैं। ट्रंप किसी भी कीमत पर खमेनाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखते। कुल मिलाकर अमेरिका के चक्रव्यूह में ईरान पूरी तरीके से फंसता हुआ दिख रहा है। ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों के साथ अपनी सभी बैठकें रद्द कर दी हैं। यह फैसला ईरान में चल रहे बड़े विरोध प्रदर्शनों के चलते लिया गया है। दरअसल खमेनाई का दुश्मन नंबर 1 अमेरिका में बैठा हुआ है और वो है रजा पहलवी। रजा पहलवी 1979 की इस्लामिक क्रांति में सत्ता से हटाए गए शाह के बेटे हैं और फिलहाल अमेरिका में रहकर ईरानी विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें पूंजीवाद और आधुनिकीकरण का समर्थक माना जाता है, जबकि आयतुल्लाह खमेनाई इस्लामीकरण का चश्मा पहनकर शासन चला रहे हैं। उनकी इसी सोच से ईरान आज बर्बादी के कगार पर खड़ा है। इस बीच ऐसी खबर है कि व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और रजा पहलवी के बीच एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई है। इस बैठक में ईरान के खिलाफ एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। ये बैठक इसीलिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद ट्रंप प्रशासन और रजा के बीच ये पहली हाई लेवल मीटिंग है। अमेरिका खमेनाई को सत्ता से बेदखल करके रजा पहलवी को ईरान की गद्दी पर बैठाना चाहता है और आजकल ट्रंप और पहलवी की भाषा एक जैसी सुनने को मिल रही है। ट्रंप के बाद पहलवी ने भी ईरानी प्रदर्शनकारियों को डटे रहने के लिए कहा है। ईरान सरेआम इरफान सुल्तानी को फांसी देगा या नहीं देगा, अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं करेगा, ये अभी तक कुछ साफ नहीं है। लेकिन आज की रात अमेरिका के लिए, ईरान के लिए कयामत की रात है। ट्रंप की चेतावनी ने खमेनाई की नींद जरूर इन दिनों उड़ा रखी है। जो भी अपडेट होगा आपको हम लगातार आगे देखते रहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आज अपने देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है और इस मौके पर हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम मोदी आज केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी पोंगल का त्योहार बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हुए दिखे। आपको हम तस्वीरें यहाँ पे अपनी बड़ी स्क्रीन पर बारी बारी से दिखा देते हैं। 4 तस्वीरें आपने देखी। पीएम मोदी ने एक रंगारंग कार्यक्रम में भी शिरकत किया। वहाँ पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना की।
अगली तस्वीर प्राइम मिनिस्टर के बाद में दिखाना चाहूंगा। ये पटना की तस्वीर है, जहां 7 महीने पहले जिस बेटे को पार्टी से निकाला था, आज उसी के घर पर लालू यादव पहुंचे और तेज प्रताप यादव के आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में खुद शामिल हुए। लेकिन तेजस्वी और मां राबड़ी देवी तेज प्रताप के घर पर नहीं दिखाई दिए। तीसरी तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं। ये अहमदाबाद से हमारे पास आई है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, आरती में शामिल हुए और उसके बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नारायणपुरा में उत्तरायण पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया और पतंग भी उड़ाई। और चौथी तस्वीर दिल्ली की है, जहां पर बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने दही चूड़ा कार्यक्रम में शिरकत किया। और अब बात करेंगे आज के पब्लिक व्यू की। रोज की तरह मैं आपके सामने जनता का व्यू जरूर रखते हैं, पब्लिक क्या कह रही है। अशोक मिश्रा का ये ट्वीट है, केंद्रीय और उसकी एजेंसियों से खींचतान में केजरीवाल दिल्ली हार गए, ममता बनर्जी सबक क्यों नहीं लेती। ये टीएमसी वाली खबर पर रिएक्ट कर रहे हैं। अगला पब्लिक व्यू देख लेते हैं। ये रूपेश रंजन का है, पुरातन का सम्मान करते हुए क्या काशी का विकास नहीं हो सकता। जब स्थानीय लोग ही नाराज हैं तो विकास किसके लिए हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं पब्लिक के व्यू को जगह मिलती है। आप भी हमारे शोज पर हमारी स्टोरीज पर अपनी टिप्पणियां भेजिए, हम चक्रव्यूह के शो में उसको जरूर शामिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आज मेरे साथ इतना ही, शुक्रिया, शुभ रात्रि।